अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ऐसे लेक्चर्स में क्लास 9 के चैप्टर डायनामिक्स के लेक्चर 2 में खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स पर बात करेंगे उनमें व्हाट इज़ इनर्शिया, व्हाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, डिराइव न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन शामिल हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल के बटन को भी दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो इस चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लेक्चर का आगाज़ हम इनर्शिया से करते हैं। गैलीलियो ने मुशाहिदा किया कि एक भारी जिस्म की बनिस्बत एक हल्के जिस्म को मोशन में लाना आसान होता है। भारी अजसाम को मोशन में लाना मुश्किल होता है और अगर वो मोशन में हो तो उन्हें रोकना मुश्किल होता है। आइज़ैक न्यूटन ने यह नतीजा अख़ज़ किया कि हर जिस्म अपनी रेस्ट की हालत या यूनिफॉर्म मोशन की हालत में तब्दीली में मुज़ाहमत पेश करता है। उसने मादे की खसूसियत को इनर्शिया का नाम दिया और जिस्म के इनर्शिया का उसके मास से ताल्लुक़ मालूम किया। इनर्शिया को इस तरह डिफ़ाइन किया जाता है कि any body by itself cannot change its state of rest or motion. This property of a body that opposes any change in its state of rest or motion is called inertia. कोई भी जिस्म अपने आप अपनी रेस्ट या मोशन की हालत को बदल नहीं सकता। इनर्शिया किसी जिस्म की वो खसूसियत होती है जिसकी वजह से वो अपनी रेस्ट पोजीशन या यूनिफॉर्म मोशन में तब्दीली के खिलाफ मुज़ाहमत करता है। न्यूटन के मुताबिक द इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, यानी किसी जिस्म का इनर्शिया उस जिस्म के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना किसी जिस्म का मास ज़्यादा होगा उतना ही उस जिस्म का इनर्शिया ज़्यादा होगा। अब हम बात करते हैं कि न्यूटन के पहले कानून को इनर्शिया का कानून क्यों कहा जाता है। The law of inertia states that the position of a body does not change by itself until some external force acts upon it, which is similar to the statement of first law of motion. इनर्शिया के कानून के मुताबिक कोई जिस्म अपनी पोजीशन तब तक बदल नहीं सकता जब तक कोई बाहर से फोर्स उस पर अमल ना करे। अगर देखा जाए तो यही बात न्यूटन का पहला कानून भी कहता है। इनर्शिया के कानून और न्यूटन के पहले कानून में यकसानियत होने की वजह से न्यूटन का पहला कानून इनर्शिया का कानून भी कहलाता है। यहाँ पर एक और दिलचस्प बात भी बताता चलूँ कि जब एक बस तेज़ी से मोड़ काटती है तो उसमें खड़े मुसाफिर बाहर की तरफ गिरने लगते हैं। इनर्शिया की वजह से उनके जिस्म सीधी लाइन में अपनी हरकत जारी रखना चाहते हैं, इसलिए उनके जिस्म के ऊपर वाला हिस्सा बस के मोड़ के मुखालिफ सिमत झुक जाता है। इसी तरह हम देखते हैं कि जब बस का ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो खड़े हुए मुसाफिर आगे की तरफ गिरने लगते हैं। उसकी वजह यह है कि मुसाफिरों के जिस्म का निचला हिस्सा तो बस के साथ रुक जाता है जबकि ऊपर वाला हिस्सा अपनी मोशन जारी रखता है, इसलिए वो आगे की तरफ गिरने लगते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन का मोशन का दूसरा कानून मोशन की इस सूरत हाल से मुताल्लिक है जब किसी जिस्म पर कोई नेट फोर्स अमल कर रही हो। न्यूटन के मोशन के दूसरे कानून के मुताबिक when a force acts on a body it produces an acceleration in the body in the direction of the force. This acceleration is directly proportional to the force and is inversely proportional to the mass of the body. यानी जब एक फ़ोर्स किसी जिस्म पर अमल करे तो उसमें फ़ोर्स की सिमत में एक्सेलरेशन पैदा होता है। एक्सेलरेशन की मिकदार फ़ोर्स की मिकदार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। न्यूटन के दूसरे कानून को मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं
F is equal to ma. यहाँ पर F फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, m मास को और a एक्सेलरेशन को। अब हम न्यूटन का दूसरा कानून यानी कि F is equal to ma को साबित करते हैं। फर्ज करें कि एक जिस्म जिसका मास m है, जब उस पर फोर्स F अप्लाई की जाती है तो उस जिस्म में एक्सेलरेशन a पैदा होता है। तो न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। न्यूटन के कानून के मुताबिक एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। ये इक्वेशन 2 है। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू f डिवाइडेड बाई m। यहाँ पर ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को जब भी हटाया जाता है तो साथ एक कांस्टेंट अटैच होता है। तो जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पर जो कांस्टेंट लगेगा वो k होगा। सो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू k इंटू फोर्स डिवाइडेड बाई मास। यहाँ पर k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। सिस्टम इंटरनेशनल में k 1 के इक्वल होता है। तो k की जगह पर हम 1 पुट करेंगे तो प्रीवियस इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी a इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई फोर्स डिवाइडेड बाई मास। हम जानते हैं कि 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। जब 1 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वही नंबर दोबारा हासिल होता है। तो जब 1 को फोर्स डिवाइडेड बाई m से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही चीज़ दोबारा वापस आ जाएगी। तो एक्सेलरेशन इक्वल होगा फोर्स डिवाइडेड बाई मास के। अब हम इस इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई मास मल्टीप्लाइड बाई मास। तो m कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास फोर्स इक्वल हो जाएगी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन के, यानी कि F इज इक्वल टू ma। अब हम न्यूटन के पहले कानून को न्यूटन के दूसरे कानून से अखज़ करते हैं। न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। इसको हम अभी कुछ देर पहले साबित कर चुके हैं। अगर एक जिस्म के ऊपर जीरो फोर्स एक्ट कर रही हो तो हम लिख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू जीरो। अब इसी F फोर्स जो जीरो के इक्वल है इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में तो हमारे पास आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू ma। इसका मतलब ये है कि मास भी जीरो है और एक्सेलरेशन भी जीरो है। अब हम जानते हैं कि उस जिस्म का मास जीरो के इक्वल नहीं हो सकता लेकिन एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। तो अगर एक जिस्म के ऊपर जीरो फोर्स अमल कर रही हो तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। यही असल में न्यूटन का पहला कानून कहता है कि एक जिस्म रेस्ट की हालत में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स अप्लाई ना की जाए। इसलिए हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं इफ जीरो फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन इट विच इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए अब हम न्यूटन के मोशन के तीसरे कानून के बारे में जानते हैं। न्यूटन का तीसरा कानून उस रद्द अमल से मुताल्लिक है जो एक जिस्म उस वक्त जाहिर करता है जब उस पर कोई फोर्स अमल पैरा हो। फर्ज करें कि एक जिस्म A एक दूसरे जिस्म B पर फोर्स लगाता है एन उसी वक्त जिस्म B भी रिएक्शन के तौर पर जिस्म A पर फोर्स लगाता है। वो फोर्स जो जिस्म A ने जिस्म B पर लगाई एक्शन कहलाती है। जिस्म B की जिस्म A पर अमल करने वाली फोर्स रिएक्शन कहलाती है। न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो मिकदार में एक्शन के मुसावी लेकिन सिमत में उसके मुखालिफ होता है। इस कानून के मुताबिक हर एक्शन के साथ एक रिएक्शन की फोर्स मौजूद होती है और ये दोनों फोर्सेस मिकदार में बराबर लेकिन मुखालिफ सिमत में होती हैं। ख्याल रहे कि एक्शन और रिएक्शन एक ही जिस्म पर नहीं होते बल्कि ये दो मुख्तलिफ अजसाम पर अमल करते हैं। अब यहाँ पर एक अहम सवाल पैदा होता है कि
کیا ایکشن اور ری ایکشن ایک دوسرے کے اثر کو نیوٹرل کر سکتے ہیں؟ کین ایکشن اینڈ ری ایکشن نیوٹرلائز ایچ ادر؟ تو اس کا جواب ہوگا نو ایکشن اینڈ ری ایکشن کین ناٹ نیوٹرلائز ایچ ادر بیکاز دے ایکٹ آن ڈفرینٹ باڈیز۔ ایکشن اور ری ایکشن ایک دوسرے کو نیوٹرل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دو مختلف اجسام پر عمل کرتے ہیں۔ نیوٹن کے تیسرے قانون کو میتھمیٹیکلی اس طرح لکھ سکتے ہیں FAB = -FBA۔ فرض کریں کہ ہمارے پاس دو اجسام ہیں، وہ ایک دوسرے پر فورس لگا رہے ہیں۔ FAB وہ فورس ہے جو جسم A جسم B پر لگا رہا ہے، یعنی کہ ایکشن، اور FBA وہ فورس ہے جو جسم B جسم A پر لگا رہا ہے، یعنی کہ ری ایکشن۔ نیگیٹو سائن ظاہر کرتا ہے کہ ری ایکشن فورس ایکشن فورس کی مخالف سمت میں ہے۔ کچھ مثالوں کی مدد سے نیوٹن کے تیسرے قانون کو سمجھتے ہیں۔ شکل میں میز پر رکھی ہوئی ایک کتاب دکھائی گئی ہے۔ کتاب کا وزن نیچے کی سمت میں میز پر عمل کر رہا ہے، یہ ایکشن ہے۔ میز کا ری ایکشن کتاب پر اوپر کی سمت میں عمل کر رہا ہے۔ دوسری مثال ہے راکٹ کے موشن کی۔ ایک راکٹ بھی ایکشن اور ری ایکشن کے اصول پر حرکت کرتا ہے۔ جب ایندھن جلایا جاتا ہے تو انتہائی گرم گیسز تیز رفتاری سے اس کے زیریں حصے سے خارج ہوتی ہیں۔ گیسز کے اس عمل کا ری ایکشن راکٹ میں حرکت کا سبب بنتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔